सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत, सबको राम राम। और आज दिन है हमारा मंगलवार है ना। मंगलवार है जी, 5 मंगलवार है अगस्त और मंगलवार। 5 अगस्त 2025 है। हमारी जीएनएम चलेगी आज, और जीएनएम में हमारा नया टॉपिक चलेगा भाई अमित भाई आज। और नया टॉपिक है हमारा बोन एंड जॉइंट। हाँ और बोन, राम राम बेटा। राम। बोन एंड जॉइंट चलेगा, और इससे पीछे हमारा हुआ है अभी स्किन, हेयर एंड नेल। तो पेज नंबर 285 पे हम हैं। बोन एंड जॉइंट्स हमारा चैप्टर चलेगा, डॉक्टर दीपशिखा। और हालांकि पहले फिगर कर लेते हैं, इधर राइट साइड में जाके इसके फिगर दे रखी है। ये नी जॉइंट की लग रही है या हिप जॉइंट की लग रही है शायद, जो भी है। तो इसमें कार्टिलेज, कोमा, जॉइंट कैप्सूल, बर्सा, ये 3 चीज को लेकर के कह रहे हैं कि सेरिब्रल मेडुला इसको कंट्रोल करती है, हाँ जी। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाता है, और हीलिंग में सेल प्लस में जाता है। और अमित भाई ये जुड़ा है कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल, बर्सा जुड़ा है सेल्फ डिवेल्युएशन से, फंक्शनल सेल्फ वर्थ से जी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है उसमें फिगर में, बोन्स एंड पेरियोस्टियम की भी, बल्कि डीप लेयर पेरियोस्टियम की, इसको भी सेरिब्रल मेडुला गवर्न करती है, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाती है, और हीलिंग में सेल प्लस होएगी। ये भी जुड़ी होती है बोन्स एंड पेरियोस्टियम की डीप लेयर, सेल्फ डिवेल्युएशन से, सेल्फ वर्थ से, स्ट्रेंथ से। और आप देख रहे होंगे पैरेलल, ये पर्पल कलर में दिखा रखे हैं, लाइट पर्पल में। ऐसे ही फिर तीसरा पॉइंट दे रखा, टेंडन्स हो, लिगामेंट्स हो, ये भी सेरिब्रल मेडुला से ही गवर्न होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस, और हीलिंग में सेल प्लस होता है इनमें। और ये फंक्शनल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी होती हैं। तो ये 2 टेंडन, लिगामेंट्स और कार्टिलेज, जॉइंट्स, कैप्सूल, बर्सा, ये फंक्शनल सेल्फ वर्थ का दोनों में जिक्र आ रहा है, जबकि बोन्स और पेरियोस्टियम की डीप लेयर ये इसमें फंक्शनल सेल्फ वर्थ ना करके सेल्फ डिवेल्युएशन, सेल्फ वर्थ और स्ट्रेंथ को लेकर के आ रहा है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड। और रेड कलर में दे रखा है, जो रेड कलर की लाइनिंग और जो एरिया है, इसको पेरियोस्टियम की आउटर लेयर कहा है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करता है, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाता है बंदा, टिश्यू उसका, किसी भी इंसान का, और हीलिंग फेज में सेल प्लस में आता है। और ये ब्रूटल सेपरेशन, इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और एक पॉइंट यहाँ बड़ा सा कॉमन मिल गया सभी में, चाहे वो सेरिब्रल मेडुला से जुड़ा हुआ पार्ट हो, गवर्निंग पार्ट हो, चाहे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से गवर्निंग पार्ट हो, इसके सारे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले सेल माइनस ही हो रहा है। तो एक चीज और बढ़िया लगी कि जहाँ टेंडन और लिगामेंट है वहां पे फंक्शन सेल्फ वर्थ है। हाँ, और टेंडन, लिगामेंट, और ऊपर भी कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल और बर्सा भी, दोनों में। हाँ जी, वहाँ पे सेल्फ डिवेल्युएशन, फंक्शन सेल्फ वर्थ, फंक्शन को लेकर के, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के बंदे की। ये समझना चाह रही थी, ये फंक्शनल सेल्फ वर्थ और सेल्फ वर्थ दोनों में कैसे हम डिफरेंस कर पाएंगे? सेल्फ वर्थ देखो स्ट्रेंथ से भी जुड़ा है, लेकिन फंक्शनल सेल्फ वर्थ में उसका परफॉर्मेंस का भाव ज्यादा आ रहा है। कि मैं उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही हूँ, या मैं काम की नहीं हूँ, ऐसा कुछ। हाँ, अगर परफॉर्मेंस को लेकर के सेल्फ वर्थ में जा रहा है, सेल्फ डिवेल्युएशन में जा रहा है, तो ये फंक्शनल की तरफ बढ़ रहा है। और यदि मान लो किसी की हड्डी टूट जा रही है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, और बोन फ्रैक्चर हो गया, तो वो उसकी, यानी कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ, उसकी अपनी पावर, अपनी ताकत को लेकर के वहां पर भाव ज्यादा आ रहा है। बोन्स है बेटा, चले। हाँ जी, बोन्स एंड सेल्फ वर्थ में वो कह रहा है कि ये तब होता है जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि जो कर रहा है, जैसे नौकरी, जिम्मेदारी या जो भी है, उसको
सम्मान, योग्यता या मूल्य के अनुरूप नहीं है, हाँ, और है ना। और ये जो बीच वाला है डॉक्टर दीपशिखा, ये मिल जाएगा ऐसे जैसे कोई सासू की हड्डियां कमजोर होने लगे बहू के आने के हाँ बाद घर में, हाँ तो उसमें उसकी बोन्स की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, अब उसको परफॉर्मेंस फंक्शन से मतलब नहीं है सास को, उसको अपनी अपनी अपने डोम उससे मतलब है कि मेरी कितनी ताकत है इस घर में, मेरे कितनी मानी जाती है। ये अच्छा एग्जांपल दिया भी है इसने, गूगल ने। ये कह रहा है कि कोई फीमेल है, वो एमबीए करके कर रखा है उसने, और घर की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब करनी पड़ रही है हाँ ना। हाँ वो काम अंदर ही अंदर उसकी काबिलियत के अनुसार नहीं मिला, तो उसे अंदर ही अंदर जो वर्थ फीलिंग होती है, वो हाँ। फंक्शनल फीलिंग है। आप क्रिकेटर्स को देखते हो ना अमित, आप तो क्रिकेट भी देखते हो, कई बार जो नहीं परफॉर्मेंस जिसकी सही चल रही होती है उसके टेंडन हाँ लिगामेंट्स खिंचते हुए देखे गए और बिल्कुल हाँ फ्रैक्चर जी, होते हुए देखे गए अमित शर्मा। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। हम्म, तो इसमें कह रहे हैं बोन एंड जॉइंट्स को लेकर के कि द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ रफली 206 बोन्स। ह्यूमन बॉडी की तो स्ट्रक्चर पवन जो, बस हाँ भैया, बस अच्छा, आपने शुरू आगे बढ़ दिया इसमें। देखिए मैंने उसका निकाला हुआ था, ये भी बहुत अच्छा दे रखा है, एक बार मैं इसे बोलना जी फंक्शनल सेल्फ वर्थ जो है refers to the belief that one's value as a person is tied to their achievement, ability and perceived contribution to the society। वही आप जो कह रहे हो ना कि उसका अचीवमेंट कितना करा, उसकी एबिलिटी क्या है और कंट्रीब्यूशन कितना दिया, वो उसकी फंक्शनल सेल्फ वर्थ में आएगा। It's a concept where self-esteem is heavily influenced by the external factors and performance। दूसरे आपकी इज्जत को कितना कर रहे हैं, तो उससे यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, रादर देन एन इनहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जहां हड्डियां जा रही हैं या वो आ रहा है जो अंदर, एक आ रहा है अंदर से सेल्फ वर्थ, एक बाहर की, जैसे कि तेरे से ये काम नहीं कर पाया, अगर वही बात आपकी कि क्रिकेटर किसी का विकेट नहीं ले पाया, किसी कैच को नहीं कर पाया, या सही बात है कि भाई हमने तुम्हें एक ये काम सौंपा था, आपको ये काम करना चाहिए था, आप उसे नहीं कर पाए, ये फंक्शनल सेल्फ वर्थ हो जाएगी ना। हाँ हाँ, बेसिकली परफॉर्मेंस कोर में है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अचीव करने के पीछे परफॉर्मेंस, अच्छा क्रिकेट कर खेलने के पीछे परफॉर्मेंस, अच्छी अच्छा अच्छा जो भी सोशल सर्विस कर रहे हो वो भी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दे रहे हो। कई बार सोशल हाँ सर्विस जी, से बिल्कुल। बंदे को हटा देते कि यार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप थोड़ा उसको आने दो आगे। हाँ तो कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये रफली 206 हड्डियों से बनी है। द सपोर्टिव पार्ट ऑफ द बोन इज द बोन कॉर्टेक्स substantia cortalis which surrounds the bone marrow, substantia spongiosa, and the exterior is covered by the substance periosteum। तीन पार्ट एक तरह से बॉडी बोन के बताए, एक तो बताया बोन कॉर्टेक्स जो चारों सबसे सेंटर में है, जो कि सराउंडेड रहता है किससे, बोन मैरो से। बोन कॉर्टेक्स को इन्होंने सबस्टेंशिया कॉर्टेलिस भी कहा है और बोन मैरो को इन्होंने सबस्टेंशिया स्पोंजियोसा कहा है। और सबसे बाहर वाला पार्ट जो कवर करता है एक तरह से कह लो बोन मैरो को भी, वो सबस्टांस पेरियोस्टियम कहा। एक्सेप्ट फॉर द एक्टोडर्मल पेरियोस्टियम ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मीनिंग द लिगामेंट, tendons, muscles, intravertebral disc, menisci and bursa are made up of mesodermal tissue। अगर हम केवल किसको छोड़ दें, पेरियोस्टियम को जो बाहर की है, सिवाय एक्टोडर्मल पेरियोस्टियम के सभी स्ट्रक्चर्स किसी भी बोन की या मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की
चाहे वो लिगामेंट हो, टेंडन हो, मसल्स हो, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क हो, मेनिस्काई हो, बर्सा, मैंने ये इसका ही है। हाँ ये सभी मीजोडर्मल टिश्यू से बनते हैं, सिवाय एक्टोडर्मल पेरियोस्टियम के। सारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मीजोडर्मल टिश्यू से बनता है, मीजोडर्मल लेयर से बनता है। When it comes to determining conflict, the musculoskeletal system is certainly the most gratifying part of the body, and by proceeding with care, even a beginner can make good progress here. जब डिटरमाइन करने का वक्त आता है कॉन्फ्लिक्ट को तय करने का कि कौन क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये निश्चित करने का वो आता है, स्थिति आती है, तो कह रहे हैं द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज सर्टेनली द मोस्ट ग्रेटिफाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा ग्रेटिफाइंग पार्ट है बॉडी का। ग्रेटिफाइंग मतलब महत्व इसको दिया जाता है, शायद ऐसा कुछ लग रहा है बॉडी का। एंड बाय प्रोसीडिंग विद केयर, और इसमें आगे बढ़ा जाता है केयरफुल तरीके से। और अगर बढ़े कोई केयरफुल तरीके से तो कह रहे हैं बिगिनर भी गुड प्रोग्रेस कर सकता है। तो भाव ये है कि बॉडी के ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट जुड़े हैं वैसे वो इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से भी बहुत ज्यादा जुड़े हैं। एक तरह से बड़ा पार्ट प्ले करता है ये वाला मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और एक बिगिनर भी अच्छी पकड़ बना सकता है कॉन्फ्लिक्ट पर। While the leading source of conflict is self-worth, every part of the musculoskeletal system contains its certain nuances। क्या है ये? नुआंसेस इसका मतलब क्या है? अपने अलग अलग निश्चित कुछ कारण भी हो सकता है। इन्होंने कहा जैसे जो लीडिंग सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट का सेल्फ वर्थ है किसी भी उसका, लेकिन एवरी पार्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंटेन्स इट्स सर्टेन नुआंसेस। हाँ, नुआंसेस का वैसे तो जनरल कोर्स, हाँ बोलो गूगल में बताओ। सर इसमें नुआंसेस का मतलब होता है कि बहुत ही बारीक अंतर होता है हल्की सी, बहुत ही बारीकी इन सब में जितने भी अंतर है हर सिस्टम में, तो हर जगह पे आपको बहुत ही अपने अपने उनके बारीक अंतर हैं जो आपको देखने होते हैं। तो वो बारीक अंतर को बोलते हैं नुआंसेस। ओके। हर पार्ट का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का अपना अपना एक बारीक सा एक अंतर रखता है, कह लो अंतर, या उसका अपना एक कारण जुड़ा है, कारण है हाँ। इंडीड द कारण सेल्फ वर्थ है, हाँ, और पार्ट से रिलेटेड उसका अपना पर्टिकुलर अपना सर्टेन, हाँ जी हाँ। Indeed, the skeletal system parallels the psyche, as self-confidence is the structure-forming, load-bearing element of the latter. वास्तव में स्केलेटल सिस्टम जो है वो साइकी के पैरेलल अगर चलता है तो उधर साइकी के पैरेलल में कह रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा है, सीधे सीधे साथ साथ इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलेटेड है। इज द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग, कोई भी स्ट्रक्चर बन रही है, कोई भी हुए तो उधर सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता है तो सेल्फ वर्थ में जाता है फिर बंदा। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके साथ जुड़ा है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग के रूप में, लोड बियरिंग के रूप में, एलिमेंट ऑफ द लेटर। लेटर मतलब साइकी पार्ट पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक करना होगा, और बॉडी के पार्ट पर उसके टिश्यू को लेकर फिर चेक करना पड़ेगा सेल्फ वर्थ के। ऐसा भाव लग रहा मुझे। नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द बोन्स। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पॉइंट रुक के बात करूं। एक बार डॉक्टर दीदार सर ने बताया था कि आपके जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की स्ट्रक्चर्स हैं ये चलेंगी मसल्स से लेकर के टेंडन, मसल से लेकर के लिगामेंट, टेंडन, फिर बोन्स की तरफ को
जितनी हार्ड स्ट्रक्चर होगी, जितना हार्ड टिश्यू होगा, उस पे कॉन्फ्लिक्ट उतना ही हार्ड होना चाहिए उसको अफेक्ट करने के लिए। तो यही भाव इसमें भी आ रहा है कि पावरफुल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द बोन, द हार्डेस्ट टिश्यू, while light self-worth conflict are reflected in the softer tissue such as cartilage and ligaments। जो पावरफुल, अगर किसी की बोन जा रही है डॉक्टर श्रेय, तो समझ लेना कि पावरफुल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ इंसान। और यदि किसी मरीज की आपकी सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है बीमारी में, कार्टिलेज, मसल्स, लिगामेंट, तो समझो कि वो कंपैरेटिवली हल्का मतलब लाइट या लाइट सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। If the muscles and tendons are negatively affected, the self-worth conflict goes in the direction of moments। और यदि मसल्स और टेंडन्स शामिल हैं, नेगेटिवली अफेक्टेड हो रही, तो ये वाला सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा डायरेक्शन ऑफ मोमेंट से रिलेटेड। मूव नहीं कर रहा बंदा, कहीं चल नहीं पाया, मोमेंट से रिलेटेड है, तो मसल्स और टेंडन स्पेशली यहाँ शामिल है। ये मोमेंट्स ना कदम बढ़ाने को लेके हो सकता है आपका इधर भी। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रल मेडुला। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज ए स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इन विच द हैमर फोकस sometimes appear somewhat blurred। ये सेरिब्रल मेडुला से कंट्रोल होता है, और ये ब्रेन का ये पार्ट स्पंजी स्ट्रक्चर के रूप में होता है, हैज ए स्पंजी स्ट्रक्चर इन विच, जिसके इस स्पंजी स्ट्रक्चर में एक हैमर फोकस दिखाई देगा, कभी कभी एक ब्लर्डनेस के रूप में, जिसको हैमर रिंग, हैमर फोकस। और ये बेसिकली वहां मिलेगा, ब्रेन के उस पार्ट में मिलेगा, सेरिब्रल मेडुला के भी, जो पार्ट जिसको कंट्रोल कर रहा है। मान लो किसी के घुटने में दिक्कत है, तो सेरिब्रल मेडुला में घुटने का जो रिले सेंटर है, ये ब्लडनेस उस सेंटर पे नजर आएगी डॉक्टर श्रेय। और कई अच्छे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, ब्रेन की उस स्ट्रक्चर को देख करके वहीं से बता देते हैं कि भाई बिना मरीज से पूछे भी कि कहीं ये तो नहीं इसका ये वाला पार्ट अफेक्टेड हो रहा है। ये हमें भी मदद करेगा यदि हम इसकी पकड़ कर लें, तो हम कई बार एमआरआई को देख के, अगर उसका रिले सेंटर, हमें हर एक ऑर्गन टिश्यू का पता है, सिस्टम का पता है कि कहां पर होता है रिले सेंटर, सेरिब्रल मेडुला में या ब्रेन में, तो हम उस एमआरआई को देख करके ये बता देंगे कि भाई ये बंदे को ये बीमारी या इस पार्ट की परेशानी है। Dr. Hammer points out that self-worth conflicts are an exception in the way that they are not necessarily preceded by a conflict in the form of a dramatic shock। डॉक्टर हैमर साहब ने इसको पॉइंट आउट किया है कि सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आर एन एक्सेप्शन इन द वे दैट दे आर नॉट नेसेसरीली प्रेसिडेड बाय ए कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक शॉक। किसी ड्रामेटिक शॉक के बाद सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े, ये आवश्यक नहीं है। ऐसा भाव हैमर साहब का था। हैमर साहब ने कहा कि अगर किसी का सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट है किसी में, वो एक एक्सेप्शन है इस बात को इस तरीके में कि वो जरूरी नहीं है वो किसी ड्रामेटिक शॉक के बाद उसको सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में बंधा जाए। इन अदर वर्ड्स, self-worth conflict can also be initiated by undramatic, nagging, insidious perceptions, such as when a person sees himself as the inferior partner or is convinced that he cannot endure something। तो बेसिकली हम थोड़ा सा शुरुआत की बात याद कर लें कि जीएनएम में कहा गया था कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड वायलेंट शॉक अगर आता है तो वो जिम्मेदार होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट का और एसबीएस के पीछे। लेकिन सेल्फ वर्थ
कॉन्फ्लिक्ट जहां तक जुड़ा है, यहाँ अहमद साहब कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कोई ड्रामेटिक शॉक के रूप में, अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड हो तभी सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में बंदा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो सकती है अनड्रामेटिक वे में भी, नैगिंग के रूप में भी, इंसीडियस परसेप्शंस के रूप में भी। जैसे कि किसी व्यक्ति को लगे कि वो एक इंफीरियर पार्टनर है, वो इस काम के सक्षम नहीं है, जहां जो पोस्ट उसे मिलेगी या जो पार्टनर उसके साथ जुड़ा है वो उसके अनुकूल नहीं है, और वो किसी चीज को एंड्योर नहीं कर सकता, किसी चीज को लेकर के वो चल नहीं सकता, सक्षम नहीं है। ऐसी कोई फीलिंग भी धीरे धीरे उसको सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में ले जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को बहुत यादगार कोई ऐसी घटना किसी के साथ हुई हो कि वो ही सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट का कारण बने, ये एक्सेप्शन है। सर इसमें दो पार्ट होगा कि जैसे कि अगर मेरे को कोई ऐसा काम दिया गया है जो मेरे लायक नहीं है और मैं उससे काफी सुपीरियर हूँ और काम इंफीरियर है वहां भी, और जहाँ हाँ पे मेरे को काम मिला है लेकिन उस काम को मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, और उस पोस्ट के मैं लायक नहीं हूँ, उस जो मुझे काम मिला है, तो दोनों हाँ में आएगा ना संपर्क। हाँ हाँ जी हाँ, आपकी हाँ फीलिंग इनफीरियर। कई बार क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा हेड बना दे, हाँ तो फिर मेरे अंदर जो ये फीलिंग आएगी ना, यार जो कुर्सी मुझे मिली है मैं इसे इसके लायक नहीं हूं, मेरी वो क्वालिटी नहीं है, ये फीलिंग मुझे सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में ले जाएगी दोस्त। जी। ऐसा हम्म, कह रहे हैं इन माई ओपिनियन, ऑथर कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हेमर साहब का तो ये मानना है, लेकिन कह रहे हैं ऑथर साहब कह रहे हैं कि इन माई ओपिनियन नॉट ऑल प्रॉब्लम्स विद द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर कॉज्ड बाय ए कॉन्फ्लिक्ट। मेरे विचार से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से हो जरूरी नहीं है। ऑथर का मानना है ये। ऑथर साहब का नाम क्या है भला? बोरोन EYBL, बोरोन ईबल करके हैं ये। एक प्रोवर्ब है, टू मच ऑफ ए गुड थिंग, टू मच ऑफ ए गुड थिंग, शेक्सपियर की है, एज यू लाइक इट। क्या मतलब है इस प्रोवर्ब का? टू मच ऑफ ए गुड थिंग। सर इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अच्छी चीज आप बहुत समय से करे जा रहे हो और उतना एंजॉय करे जा रहे हो, तो एक टाइम पे वो अनप्लीजेंट हो जाती है, वो मतलब कि वो उसकी वर्ष हो जाती है ना, जब आपके साथ बहुत अच्छी चीज हो ही जा रही है, हो ही जा रही हाँ है। भैया, अति किसी की भली नहीं हो रही ना, कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है, अति हो जा रही है, तो वो भी दिक्कत, वो भी गलत ही है, ये बात ये है। अति का भला न बोलना, अति का भला न बरसना। हाँ जी हाँ जी अति अति हमेशा भली अच्छी नहीं होती, ऐसे टू मच ऑफ ए गुड हाँ थिंग। जी। आगे बढ़ा के कह रहे हैं ये, example आगे बढ़िया हाँ दे रखा कह है। रहे हैं टू हाँ। मच, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, टू वन साइडेड और टू लिटिल साइकिकल एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेस्क जॉब all day and TV in the evening, in between driving the car, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं कैन डू डैमेज। तो बिल्कुल वही भाव आ रहा जो अभी आप लोगों ने क्लियर करा कि किसी भी चीज की टू मच हो जाना, चाहे वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वन साइडेड या टू लिटिल साइकिकल फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो डेस्क जॉब पूरे दिन सेडेंटरी लाइफ एक तरह से, हाँ। या टीवी देखना शाम जी, को बिल्कुल। बहुत बहुत घंटे, या ड्राइविंग करते हुए बीच में, ये डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हर चीज के पीछे नहीं है, कुछ आपकी आदतें भी हो सकती हैं। कह रहे हैं इससे क्या होगा? हाँ जी। आवर जॉइंट्स इन पर्टिकुलर थ्राइव ऑन मोमेंट दैट्स लाइक जस्ट नॉट टू मच। आवर जॉइंट्स इन पर्टिकुलर थ्राइव ऑन मोमेंट। अच्छा, ये अलग ही पॉइंट दिया कि हमारे जॉइंट विशेष रूप से
पर्टिकुलर थ्राइव ऑन मूवमेंट जस्ट नॉट टू मच, कोई जॉइंट को बहुत ज्यादा टू मच मोमेंट में भी ना ले जाया जाए एक तरह से। हाँ जी। जैसे पूरे दिन कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा, अमित भाई 6-6 घंटे 8-8 हाँ घंटे जी। फुटबॉल खेल रहा, तो पर्टिकुलर जॉइंट को वो कर रहा है ना, मूवमेंट में ला रहा है ना, टू टू मच मच। मूवमेंट में। हाँ, हाँ जी। our bodies are not made for hours of sitting nor for years of kneeling. For example, टाइल लाइंग, हमारा शरीर घंटों घंटों तक बैठने के लिए नहीं बना और ना ही सालों साल तक झुकने के लिए बना। हाँ जी। मतलब कुल मिलाकर पोस्चर चेंज होती रहनी चाहिए। द हाँ जी। कंसिक्वेंस, इनके कंसिक्वेंस क्या आते हैं? हार्डन्ड मसल्स, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन द जॉइंट, जो कि आगे बढ़ जाता है डेंजर ऑफ इंजरी एंड पेन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट बट विद ए पोटेंशियल फॉर सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट। माई नीज आर रूइंड एज वेल इज इक्वल टू लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली आपकी उस आदतों का जो कंसिक्वेंस होता है, ज्यादा लेटे रहने का, बैठे रहने का, मसल्स हार्ड हो जाती हैं, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ जॉइंट हो जाता है, जिससे इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है और पेन आता है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे जिम्मेदार नहीं है, बट विद अ पोटेंशियल फॉर सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इसके बाद फिर आगे सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आपकी इसकी आदत से तो आपको इंजरी हुई और इस इंजरी होने के कारण फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि माई नीज आर रूइंड एज वेल, मेरे तो घुटने बर्बाद हो गए, मेरे घुटने खत्म है जी। तो इससे बंदा फिर आगे बढ़ेगा अब लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसमें सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आया इनडायरेक्ट तरीके से, बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं आया। फ्रंट साइड से तो उसकी आदत थी ज्यादा लेटे बैठे रहने की, जिसकी वजह से उसे इंजरी हो गई और फिर उस इंजरी की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी वजह से उस पार्ट को लेकर के लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में बंदा चला जाता है। चलो। हाँ जी। तो ये खास करके ऑथर साहब कह रहे हैं ये मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ बातें हमें पैरेलल याद रखनी है। इनको सीधे सीधे ऐसा हमेशा ना माने कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो पीछे, उसकी लाइफ को चेक कर लें, उसके रेजिमेन को चेक कर लें, डाइट एंड रेजिमेन, उसकी लाइफ स्टाइल को भी जरूर यहाँ ध्यान दें। हाँ। पहला SBS है इसमें बोन एंड जॉइंट्स का। बस। हाँ भैया 8:37। हाँ भी है, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 43 तक तो हमारा टाइम है दोस्त। ये तो छोटा सा ही है और नहीं करूंगा, यही है। आगे तो कल तो बहुत ही अच्छा आने वाला चैप्टर है। SBS ऑफ द बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। सेरिब्रल मेडुला का फोटो दे रखा है पर्पल कलर का और बेसिक सीक्वेंस इसमें हेडिंग दिया है। बेसिक सीक्वेंस में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट के पीछे सल्फर कॉन्फ्लिक्ट इन अकॉर्डेंस विद बॉडी लोकेशन, जो आगे देखने को भी मिलेंगी अभी। तो बॉडी जिस लोकेशन में परेशानी है SBS आ रहा है उससे रिलेटेड ही उसके अनुसार ही सल्फर कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर बोन पे आ रहा है, कार्टिलेज पे आ रहा है या लिगामेंट पे, तो अपना अपना उनका देखना। टिश्यू इसमें बोन, कार्टिलेज, मसल्स शामिल होंगे। सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करेगा, मेजोडर्मल लेयर से ये बना होता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द बोन्स, ऑस्टियोलाइसिस, जॉइंट्स और मसल्स होगा। नो पेन, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म, पॉसिबल फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर आर रेयर बिकॉज द पेरिओस्टियम एक्ट एज ए बैंडेज। रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं हेमेटोपोइसिस इन द बोन मैरो विच गोज टू एनीमिया। बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये मेसोडर्मल टिश्यू लेयर से बने हुए टिश्यू होने के बाद भी चूंकि सेल डिग्रेडेशन हो रहा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, तो ये न्यू मेसोडर्म से बना, एक बात। दूसरी बात, इसमें जब सेल डिग्रेडेशन होगा तो वो बिना पेन के होएगा, जॉइंट का, मसल्स का दर्द नहीं रहेगा और मेटाबॉलिज्म सबसे पहले घटेगा उस पार्ट का।
और पॉसिबल फीलिंग ऑफ कोल्ड, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस, कोल्ड फेस भी कही जाती है। तो अक्सर आप देखेंगे कि वो पार्ट ठंडा रह रहा है। अगर कोई पार्ट आपका बॉडी का ठंडा रह रहा है तो इसका मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव की प्रक्रिया चल रही है। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर आर रेयर। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर डॉक्टर श्रेय रेयरली होता है क्योंकि पेरियोस्टियम जो है यहाँ एक बैंडेज की तरह काम करती है, और यहाँ ये पेरियोस्टियम का तो कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, तो पेरियोस्टियम ऐसे लोगों की मजबूत बनी रहती है, तो इसलिए रेयरली ही फ्रैक्चर होता है। और साथ में कंडीशन जुड़ी है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा क्योंकि बोन मैरो अंदर प्रभावित हो गई है। हिमेटोपोइसिस अफेक्ट हो गई बोन मैरो में तो बंदा एनीमिया में भी चला जाता है। तो कोई कहते हैं ना किसी की टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द हो रहा है और साथ में हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, तो वो पैरेलल मिल सकता है साथ साथ एक तरह से। हीलिंग फेज में कह रहे हैं इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से कह रहे हैं इक्वल टू इन्फ्लेमेशन आएगा, रेस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, स्वेलिंग होगी, रेडनिंग होगी, पेन आएगा, पेन इन द नेक एंड लोअर स्पाइन, जॉइंट पेन एटसेट्रा। देखो गर्दन में जब दर्द आना शुरू होता है तो डॉक्टर के यहाँ भागता बंदा, जबकि वो हीलिंग है। लोअर स्पाइन में जब दर्द होता है तो इसका मतलब हीलिंग फेज आ गई है, कुछ दिन में अपने आप चली जानी है वो, बस उसको सपोर्ट करते रहो। जॉइंट पेन एटसेट्रा। एक्सपेंशन ऑफ द पेरियोस्टियम इज इक्वल टू बोन कैंसर यानी कि ऑस्टियोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। अब देखो डॉक्टर श्रेय, अब जब हीलिंग होने लगेगा, अंदर का टिश्यू रिफॉर्मेशन होने लगेगी, तो बाहर जो कवर कर रखा है उसको पेरियोस्टियम ने, उसके अंदर वो प्रेशर मारेगी तो यहाँ पेरियोस्टियम बाहर को फैल जाएगी उस पार्ट की जिसको कहते हैं, इसको हो गया ऑस्टियोसार्कोमा, बोन कैंसर। जबकि वो अंदर जो नया टिश्यू बन रहा है, एक तरह से मान के चलो कि जैसे कीलोइड के ऊपर स्किन फूल जाए, तो वो अंदर जो बन रहा है अगर इसमें हम इंतजार करें तो वो एक्सपेंशन, वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू बना था या टिश्यू स्वेलअप हो रहा था, वो जब जाएगा तो ये ऑस्टियोसार्कोमा या बोन की जो ग्रोथ है पेरियोस्टियम की, ये अपने आप भी नॉर्मल होएगी जब हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल यहाँ होएगा इजिकल टू कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको ब्लड कैंसर बोल दिया जाएगा, ल्यूकीमिया। देखो कितना अर्थ का अनर्थ हो रहा है डॉक्टर श्रेय। जब टिश्यू बोन का अंदर ज्यादा बना हीलिंग में, उसकी वजह से ग्रोथ हो गई, पेरियोस्टियम को बाहर को धकेल दिया, तो इसे तो कह दिया आपको ऑस्टियोसार्कोमा हो गया है। और चूंकि अंदर बोन मैरो रिपेयर हो गई है तो वहां ब्लड सेल का फॉर्मेशन बढ़ेगा कुछ समय के लिए, उसको फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए वापस, तो वहां उसके ब्लड चेक करके कह देंगे इसको ब्लड कैंसर हो गया। वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स व्हाइल रेस्टिंग और स्लीपिंग, पेन किलर हेल्प। अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हो, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, स्वेलिंग रेडनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां आपको एक तो रेस्ट मदद करेगा, कंप्लीट रेस्ट पे चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा सो जाओ, सो और पेन किलर भी लेते रहो, तो इस तरह से आप मदद करते रहो। और भैया समय के साथ जब हीलिंग पूरी हो जाएगी डॉक्टर श्रेय, तो ब्लड सेल की भी वो पिक्चर सही आ जाएगी जिसको ये ल्यूकीमिया की पिक्चर बना के रखे थे, और ऑस्टियोसार्कोमा जैसी चीज भी स्वतः ही रिजोल्व हो जाएगी इनके जो हिसाब से ऑस्टियोसार्कोमा बना था, क्योंकि वो हीलिंग फेज थी जीएनएम के हिसाब से। लेकिन भैया उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि उसको और बिगाड़ देते हैं। हाँ भैया डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो सिम्टम है रेस्ट करते टाइम या सोते टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तब पेन किलर हेल्प करते हैं, अदरवाइज पेन किलर की भी बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स व्हाइल रेस्टिंग और स्लीपिंग, पेन किलर हेल्प। तो दोनों भाव है, तब करते भी हैं कह लो, या फिर जरूरत समझे तो तब ले लो। हाँ। बायोलॉजी श्रेय आप कुछ कह रहे थे, श्रेय पूरा करो। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर ये हीलिंग फेस में स्वेलिंग है, रेडनिंग है, ये सब चीजें हैं, और जो यहाँ पे आप कह रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन उसको एज अ बोन कैंसर
डिटेक्ट कर लेता है, या ब्लड कैंसर भी चले जाता है जब एक्सेसिव प्रोड्यूशन ऑफ ब्लड सेल्स आ जाते हैं। तो इसमें मतलब हीलिंग फेज में हमारे और पैरामीटर्स भी हमारे, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या उस हिसाब से, चेंज आ जो सकते हैं, यहाँ पे। बढ़ नहीं जाएंगे, उसमें आरबीसी बढ़ जाएंगी, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी। हम्म, और बल्कि ब्लड कैंसर हम्म, को डिटेक्ट ऐसे ही तो करते हैं, ब्लड में जब चेक करेंगे तो वहां इमेच्योर मैक्रोफेज, इमेच्योर ब्लड सेल्स ज्यादा नजर आएंगी। जब ब्लड सेल्स। इमेच्योर हाँ ब्लड जी। सेल्स नजर आने लगती हैं ब्लड के स्ट्रीम में, तो वे ल्यूकीमिया घोषित कर देते हैं दोस्त। उसका मार्कर ही है। जी, जब वो जब बोन मैरो में सेल बहुत ज्यादा बन रही हैं तो कुछ इमेच्योर सेल भी, इमेच्योर जो अभी नहीं हुई थी अधिक संख्या की हम्म, वजह से, वो ब्लड फ्लो में आ जाती हैं, जिसको वो चेक करते हैं, या उस पार्ट में से ही चेक कर लेते हैं निकाल के। तो कहते हैं साहब इसमें तो इमेच्योर सेल मिल रही हैं, बड़ी बड़ी साइज की मिल रही हैं, सबकी फिगर अलग अलग है, मल्टी साइज है, तो उसे ल्यूकीमिया की पिक्चर बताते हैं। ये इनका एक मार्कर है, डायग्नोस्टिक पॉइंट वो है। जबकि वो इमेच्योर सेल इसलिए हो रही है क्योंकि वहां अभी जो ग्रोथ रेट है फॉर्मेशन का वो प्रोपोर्शन से ज्यादा है हीलिंग की वजह से। लेकिन समय के साथ साथ जब हीलिंग हो जाएगी तो वो अपने आप ही कम हो जाएंगी, वो मैच्योर सेल की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी फिर ब्लड में। ऐसे मान के चलिए दोस्त। लेकिन अब मजे की बात यह है कि अब अगर उसे 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज नहीं है पेशेंट को, तो ये डॉक्टर अगर इन्होंने कह दिया तुझे तो हड्डी का कैंसर हो गया, तुझे तो ब्लड कैंसर हो गया, तो फिर अगला कॉन्फ्लिक्ट और जुड़ गया, डेथ का, फ्राइट का। अब उसको ये मेटास्टेसिस हो जाएगा, अब उसका लंग इन्वॉल्व हो जाएगा। अब पैसा कहां से लाऊंगा मैं इसका कैंसर का इलाज कराने के लिए, तो लीवर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे मरता है बेसिकली मरीज इनकी इनकी वजह से। अगर उसे 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की प्रॉपर नॉलेज हो डॉक्टर से, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, अगर पेन किलर की जरूरत हो वहां पेन किलर दे दो, दूसरा मैनेजमेंट, तो ये पेशेंट की जान बहुत अच्छे से बचाई जा सकती है। तो जबकि सर इसमें मतलब जो ग्रोथ होगी सेल्स की वो तो होगी, लेकिन अगर ये सेल की ग्रोथ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया बहुत ज्यादा, तब हम समझ सकते हैं कि वो दिक्कत आगे नहीं, जाकर शुरू में तो हीलिंग आउट फेज ऑफ में आएगी। प्रपोर्शन होगी ना भाई। शुरू में तो थोड़ी सी हीलिंग फेज की 3 है ना, हीलिंग फेज 1, हीलिंग क्राइसिस और हीलिंग फेज 2। तो हीलिंग फेज 1 में वहां एक्यूमुलेशन भी मिलेगा, ग्रोथ सेल्स की संख्या भी ज्यादा मिलेगी, वहां एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड भी मिलेगा। लेकिन जब हीलिंग फेज 2 में चली जाएगी तो एक्स्ट्रा सेल्स कम करेगी बॉडी, एक्स्ट्रा स्वेलिंग कम करेगी, यूरिन वगैरह ज्यादा आएगा, फ्लूइड को बाहर करेगी। तो वो हम समझे कि ये हीलिंग की कौन सी फेज चल रही है। हम आंख बंद करके ब्लाइंडली ये ना कह दें कि संख्या ज्यादा हो रही है तो मामला खराब है। अगर संख्या ज्यादा है और हीलिंग फेज 1 में है बंदा, तो अभी ये, क्योंकि कोई, आप एक बात समझो ना, जैसे लीवर की कोई पैथोलॉजी, सिरोसिस ऑफ लीवर की पैथोलॉजी रिकवर होती है तो कुछ समय के लिए बिलीरुबिन बढ़ता है जब लीवर हेल्दी होता है। तो हाँ एकदम से फिर फीडबैक मैकेनिज्म बाद में काम करेगा ना, पहले हीलिंग तो हो जाए, तो फिर वो अपने आप ही जी, वो बिलीरुबिन को वो फंक्शनल डिसऑर्डर थोड़ा सा एग्जैजरेट होता है जब हीलिंग होती है। तो फंक्शनल, आप खुद सोचो, कहीं सड़क पे जाम मिल रहा है, जाम अचानक खुल गया तो अचानक गाड़ियां बहुत तेज से इकट्ठी होकर भागेंगी ना। जी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो सुचारू रूप से वो होच पोच खत्म हो गई। ऐसे समझो, हम्म, फंक्शनल एक्टिविटी थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है जब वो नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ती है, एकदम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद। तो फंक्शनल पार्ट कोई भी हो, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स हो, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हो, ग्रेनुलेशन हो। आप किसी कट को जब भरते हो तो उसमें ग्रेनुलेशन पहले ज्यादा नहीं होता किसी घाव का, जी, 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 हम्म, थोड़ा सा मांस ज्यादा नहीं बनता, फिर वो जब हीलिंग हो जाती है तो फिर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो ये वो वाला पार्ट है दोस्त। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका, अगर पेन है यहाँ पर, कीपिंग द पर्सन स्टिल इन ऑर्डर टू प्रमोट रिपेयर। शरीर में अगर दर्द आ रहा है किसी जोड़ में या किसी पार्ट में, तो बॉडी का मकसद है कि ठहर जा, शांत रहे। पेन रहेगा तो मूव नहीं करेगा, है भाई श्रेय। अगर आपके जी घुटने सर, में दर्द है, घुटने का दर्द, बॉडी अगर आपको घर पे रोकना चाह रही है 2-4 घंटे या 2 दिन के लिए रेस्ट करा देना चाह रही है, तो बॉडी आपके पार्ट को पेनफुल बना देगी।
ताकि आप रेस्ट कर सको, ताकि आप रुक सको, तो नहीं तो रुकोगे ही नहीं आप काम पे जाने से। और ये हो भी रहा, फिर पेन किलर ले लोगे, फिर पहुंच जाओगे ऑफिस। तो पेन आने का मकसद शरीर में नेचर की तरफ से है कि बंदा स्टिल रहे ताकि उसकी रिपेयर अच्छे से हो सके। जनरल बायोलॉजिकल मीनिंग ओवरऑल क्या है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, एसबीएस का? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल, इनको मजबूत करना। बहुत खूबसूरत पॉइंट आ रहा है। आफ्टर द एसबीएस कंप्लीट द अफेक्टेड स्पॉट, ब्रैकेट में कह रहे ए हील्ड बोन फॉर इंस्टांस इज स्ट्रोंगर देन बिफोर, डॉक्टर श्रे, जी सर। एंड रिमेन समवाट थिकंड। कोई भी एसबीएस अगर हीलिंग के बाद कंप्लीट होता बॉडी का, तो जो अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड स्पॉट है, जिससे ग्रसित था वो, जिस एसबीएस जिस पार्ट पे चल रहा था, और खास करके यहाँ बोन की बात कर रहे हैं, तो ये बोन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी दोस्त, और हल्की सी वहां पर मोटी हो जाएगी। ये लग्जरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो भाई हीलिंग के बाद बंदा पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। और ये हमारे जीवन में भी तो है, जब हम किसी जीवन में हमारे कोई संकट आता है और हम उस संकट को पार पा जाते हैं, तो हम उस और ज्यादा मजबूत होते हैं अगली परिस्थितियों के लिए। कहते हैं ना, मुझे जिंदगी के थपेड़ों ने मजबूत बना दिया, बोलते हैं ना डॉक्टर सर। ऐसे ही हमारी बॉडी के टिश्यू भी मजबूत होते हैं इंजरी के बाद, एसबीएस के बाद, अगर उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके वो कर लिया जाए। रिमार्क में कह रहे हैं विद जॉइंट और स्पाइनल पेन वी आर यूजुअली नॉट श्योर वेदर द एसबीएस इज अफेक्टिंग द बोन्स और अदर स्ट्रक्चर सच एज कार्टिलेज और लिगामेंट। अगर इस जॉइंट के साथ बात देखें, स्पाइनल पेन के साथ देखें, तो हम श्योर नहीं होते हैं कई बार कि एसबीएस किस चीज से अफेक्टेड है, बोन से अफेक्टेड है, स्ट्रक्चर से, या दूसरी स्ट्रक्चर से अफेक्टेड है, कार्टिलेज अफेक्ट हो रही है, लिगामेंट यहाँ। But in principle, this is merely of academic interest. For pain means that the conflict has been resolved and the patient is in the healing phase. बहुत अच्छी बात कह दी हम लोगों के लिए, खास करके जब कोई पार्ट आता है स्पाइन का या जोड़ का, तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि इसका लिगामेंट यहाँ इन्वॉल्व है, टेंडन इन्वॉल्व है या बोन इन्वॉल्व है। लेकिन फिर यहीं के यहीं ऑथर कह रहे हैं कि ये बेसिकली एकेडमिक इंटरेस्ट का है, हमारे क्लिनिकल पर्पज का इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता। हमारे यहाँ तो मतलब सिर्फ इतना माना जाएगा, अगर दर्द है तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया है इसका, और पेशेंट हीलिंग फेज में चल रहा। या फिर होम्योपैथी में कह लो कि राइट रेमेडी लेने के लिए बिल्कुल काम मदद करेगा। हमें बल्कि जाना पड़ेगा देखने के लिए कि बोन इन्वॉल्व है या लिगामेंट या मसल इन्वॉल्व है, क्योंकि ऊपर हम वो पढ़ा है ना कॉन्फ्लिक्ट। अगर लिगामेंट और टेंडन इन्वॉल्व है तो परफॉर्मेंस का हमारे यहाँ आएगी मेडिसिन, और अगर ये नहीं है, सीधे बोन इन्वॉल्व है, तो हमें यहाँ सेल्फ वर्थ से, स्ट्रेंथ से रिलेटेड आएगी। तो हमारे लिए तो ये जानना खैर जरूरी भी है, जबकि ऑथर कह रहा है कि आमतौर पर ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है। कह रहे हैं द ओनली एक्सेप्शन हियर इज द रेयरर ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट which affects the sensitivity of the periosteum causing pain in the conflict active phase। यह एक एक्सेप्शन केवल इस बात को लेकर के है, और वो भी रेयर है, कि अगर कहीं ब्रूटल सेपरेशन हो जाए किसी का, तो बहुत ब्रूटल की भी देखो इंटेंसिटी कितनी होगी, विटिलिगो भी नहीं हुआ, उसको सीधे पेरियोस्टियम आउटर पार्ट अफेक्ट हो गया, जिसमें पेरियोस्टियम में वहां पेन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में होगा, लेकिन वहां कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में पेन होगा वहां पर रिमेटिज्म को देखें तो देखो, अगर रिमेटिज्म में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में पेन हो रहा है, तो वो जुड़ी है आपकी पेरियोस्टियम से, एक्सटर्नल पार्ट से। आप अगर पढ़ेंगे तो रिमेटोड आर्थराइटिस का और जनरल आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, किसी का एक अंतर है, किसी में स्वेलिंग पहले आती है, पेन पहले आता है, स्वेलिंग और ग्रोथ बाद में आती है, और किसी में पेन पहले नहीं आता, पेन जब आया जब स्वेलिंग हो गई और ग्रोथ हो गई। तो जिसमें पेन पहले आया
वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज से जुड़ी हुई बात है, पेरियोस्टियम के एक्सटर्नल लेयर से जुड़ी हुई बात है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई बात है। कई ये डायग्नोसिस होती है डॉक्टर श्रे कि कई ऐसे जॉइंट पेन होते हैं जिसमें स्वेलिंग तो है नहीं और जोड़ बहुत दर्द कर रहा, और कई होते हैं कि सूजन आ गई, जोड़ जाम हो गया, अब दर्द कर रहा। तो जिसमें पहले दर्द कर रहा बिना स्वेलिंग के, तो इसका मतलब वो पेरियोस्टियम से जुड़ा, एक बात। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज चल रही है, दूसरी बात। और जहां स्वेलिंग के साथ और स्टिफनेस के साथ दर्द है तो वो हीलिंग है, वो हीलिंग है, और वो पेरियोस्टियम की आउटर लेयर से की अपेक्षा अंदर के टिश्यूज में शामिल है। पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कह रहे हैं यू वांट टू बी ऑलवेज गुड ऑब्लिक द बेस्ट, यू लाइक टू कंपेयर योरसेल्फ, यू वांट टू अकम्प्लिश लार्ज स्केल टास्क, ब्रैकेट में कह रहे हैं इंजन फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, जो कि बर्नआउट रिस्क में जा सकता है। संभवतः जो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता है इंसान, या तो वो हमेशा अच्छा ही बना रहना चाहता है, प्रकृति में है ऐसा अच्छा बना रहे, अरे कभी अप कभी डाउन। लेकिन जिस दिमाग जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो कि मेरा काम तो गलत होना ही नहीं चाहिए, जो हमेशा गुड बेस्ट बना रहेगा, तो वो जाएगा सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में। जिसे ये नहीं पता कि नेचर में अप डाउन्स होते हैं भाई श्रेय। यदि कोई किसी से कंपेयर करता अपने आप को कि उसने इतना बड़ा इतने करा तो मैं भी करके दिखाऊं, भाई क्यों करो तुम कंपेयर? तुम्हारा अपना वजूद है, उसका अपना वजूद है, तो वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। हाँ, फास्टिडियस बोले तो परफेक्शनिस्ट बोलो उसकी जगह, है ना। या फिर कंपेयर करे कि भाई डॉक्टर श्रेय तो इतनी दूर पैदल दौड़ लेता है इतना तेज, मैं भी दौड़ के दिखाऊंगा। या फिर आप बहुत बड़ा टास्क को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, आपका वजूद इतना है नहीं जितना बड़ा काम थाम लिया अपने हाथों में आपने, आप एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए इंजन बनना चाहते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यहाँ बर्नआउट सिचुएशन में चला जाता है, बर्नआउट रिस्क बना रहता है। बर्नआउट का मतलब ये होता है करते करते एक तरह से वो हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, यानी कि बिल्कुल एनर्जी चली गई, लड़ते 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 होते हैं ना ऐसे। और फिर बाद में हम कहते हैं ना कि तूने इतना काम लिया क्यों था हाथ में, अब तो ना तेने सेहत खराब कर ली अपनी, बोलते हैं ना हम कई बार। तो ये चीजें, ये 3-4 चीजें हैं जो इंसान को सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में लेके जाती हैं। है तो और बहुत सारे, लेकिन अपने से जुड़े यहाँ ये हैं, है ना भाई। सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है बेसिकली। सब्जेक्टिव है हमेशा गुड और बेस्ट की भावना, अपनी कंपेयर करना, ये भी अपने से जुड़ी अपनी सोच से। कोई बाहर वाला बेइज्जती करे तो 50-50 है, मैं मानूं या ना मैं मान भी सकता हूं आपकी बेइज्जती को, सिर पे नहीं भी मान सकता हूं। लेकिन अगर आपने खुद ऐसी फील कर ली तो ये आपकी सब्जेक्टिव होगी, ये आपको ज्यादा जल्दी से बर्नआउट सिचुएशन में लेके जा सकती है। तो यहीं रुकेंगे भाई, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। अमित भाई से मैंने 5-7 मिनट मांगे थे। और सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई। नमस्ते सर। और नेक्स्ट जो है राम राम, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा आएगा, और वो रिलेटेड टू पार्ट आएंगे कॉन्फ्लिक्ट। राम राम भाई सबको। नमस्ते। नमस्ते, राम राम, नमस्ते, राम राम, नमस्ते, राम राम।